तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बॉक्स चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। यह हमारी वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि हम इस वीडियो में यानी कि हमारा जो चैनल है वो जो है लिटरेरी फॉर्म्स का एक जो टॉपिक है वो कवर कर रहा है। तो इसमें क्या है, आपको पर डे 4 लिटरेरी टर्म्स देखने को मिलेंगी जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है यार फ्रेंड्स। तो मैंने आपके लिए सिर्फ 4 ही जो लिटरेरी टर्म्स है वो एक्सप्लेनेशन करनी है, ताकि वीडियो भी थोड़ी लंबी ना जाए। एक दिन में 4 लिटरेरी टर्म, आपने पिछली वीडियो भी नहीं देखी है तो मैं आपको आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्लिक करके आप जो है पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो के बाद हम बात करेंगे 4 और लिटरेरी टर्म जो है मेटाफर, आयरनी, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। इन चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, व्हाट इज़ मेटाफर, आयरनी, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, ताकि आपको रोज़ाना ही मुझसे मिलने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेटाफर। और फर्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है हमारे पास मेटाफर आज की वीडियो की, यानी कि हमारी 5वीं फिगर ऑफ स्पीच मैं इस सेशन में करवा रहा हूँ। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को लिटरेरी इसका मतलब क्या होता है, तो आप इसे सिंपली लिख लेंगे। द वर्ड मेटाफर लिटरेरी मीन्स कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैरी करना, उसको क्या कहेंगे हम, मेटाफर। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होती है डेफिनेशन, अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे, जिसको मतलब आप एक काल्पनिक वे में यूज कर सकते हैं टू शो, कि इसको दिखाने के लिए दैट समवन या फिर समबडी समथिंग हैज द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। यानी कि इसमें हम क्या बोलेंगे कि ये जो एक वर्ड है, फ्रेज है, जिसको एक इमेजिनेटिव वे में लिया जाता है, या फिर उसका यूज़ इमेजिनेटिव वे में इस चीज़ को शो करने के लिए किया जाता है कि भाई जो कोई चीज़ है उसके अंदर भी सेम क्वालिटी है जैसी दूसरी चीज़ के अंदर है, तो मतलब दोनों चीज़ों में सेम क्वालिटीज़ है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। यानी कि हिंदी में मैं आपको कहूँ तो एक वस्तु की दूसरी वस्तु से पूरी तरह समानता दिखाने के लिए किसी शब्द का जो कल्पनाशील प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं मेटाफर। जैसे एग्जांपल भी, हर वर्ड्स वर ए नाइफ इन हिज हार्ट एंड नाइफ। तो नाइफ क्या है यहाँ पे आपके पास, मेटाफर है। यानी कि मेटाफर कहूँ तो रूपक अलंकार जिसे हिंदी में कहते हैं। तो नाइफ क्या है आपके पास यहाँ पे, मेटाफर हो जाएगा, याद रह जाएगा, तो इसे आपने याद रखना है। सेकंड बोलता है मेटाफर इज द कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर अदरवाइज अनरिलेटेड, जो कि अनरिलेटेड हैं, कुछ टाइम अनरिलेटेड भी रहती हैं, तो उन चीज़ों दो थिंग्स के बीच में, यानी कि एक मेटाफर के बीच में कंपैरिजन है। आप सोच रहे होंगे तो सिमिली में भी मैंने यही बताया था, तो वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ कि मेटाफर और सिमिली में जो एग्जाम्स में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे करवाने वाला हूँ। विद मेटाफर द क्वालिटीज ऑफ वन थिंग्स आर फिगरेटिव कैरिड ओवर टू अदर, यही मतलब आया कि भाई जो कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब क्या है, इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच। आप लिख लेंगे, ये भी आपने नोट कर देना है कि भाई मैं जो आपके पास एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अदर। लिख लिया कि मतलब इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच वन थिंग इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ अदर्स। यानी कि ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्या होता है, एक थिंग को दूसरे टर्म्स में बताया जाता है कि भाई ये इसकी तरह ही है, ठीक है। इन मेटाफर द कंपैरिजन इज इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट कंपैरिजन होता है, जबकि सिमिली में क्या था, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन होता था, ठीक है। तो वी कैन से दैट शी इज, मतलब इसमें मेटाफर में आप जैसे सिमिली में एज लाइक यूज करते थे ना, तो इसमें आप एज लाइक का यूज नहीं करेंगे, बट आप सिंपली डायरेक्टली इसमें बता देंगे कि भाई ऐसी चीज है, ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमिली और मेटाफर में डिफरेंस की, तो मैंने यहाँ पे सिंपली इसकी डेफिनेशंस लिख ली हैं। पहला है कि भाई अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट यूजेस द वर्ड लाइक और एज, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया जो सिमिली है उसका मतलब क्या होता है, लाइक थिंग्स, मतलब एक तरह की चीजें, मतलब एक समान चीजें। कंपैरिजन यानी कि दो समान चीजों के बीच में कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन, लाइकनेस, मतलब एक तरह की जो चीजें उनके बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको सिंपली कहते हैं, सिमिली कहते हैं सिंपली, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और मैं आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इसमें बताया गया कि इसमें एज और लाइक, तो आपने अगर पिछली वीडियो में ध्यान से देखा होगा, मैंने आपको बताया कि सिमिली में हम एज या फिर लाइक इन दो वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कहा था कि हर चिक्स आर एज रोड रेड एज रोजेस, ठीक है। द पॉलिटिशियन वॉज अ कनिंग एज अ फॉक्स, ठीक है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स उसमें दिए थे, ठीक है। जबकि मैं मेटाफर में कहता हूँ कि एक
डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्या लिखना है आपने? वर्ड, द वर्ड इज़ दैट अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट डज़ नॉट यूज़ लाइक एंड एज़, मतलब कि एज़ और लाइक वर्ड्स का इसमें यूज़ नहीं होगा, ठीक है? और क्या होगा, कंपैरिजन जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, डायरेक्ट कंपैरिजन होगा, ठीक है इसमें? तो ये आप इसमें सिंपली याद रख सकते हो, व्हाट इज़ द डिफरेंस, तो इट इज़ द डिफरेंस। यहाँ पे लिखा है हिज़ आइज़ वर लाइक, लाइक वर्ड यूज़ हो गया, मतलब सिमिली है। यहाँ पे इसमें सिंपली लिखा है हिज़ आइज़ वर हनी, यानी उसकी जो आँखें हैं मीठी थी, नशीली थी, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कंपैरिज़न इसमें सिमिली और मेटाफर में होता है। अब बात करते हैं कि मेटाफर के टाइप्स कितने होते हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। वो वेरियस टाइप्स होते हैं, 6 तरह के होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला होता है मेटाफर का टाइप क्या है, कि जो एब्सोल्यूट मेटाफर, व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि बिल्कुल, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ, ठीक है? इसमें क्या होता है, मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई वो चीज़ बिल्कुल एक चीज़, ठीक है? मतलब टू और मोर मेटाफर्स, जब दो या दो से ज़्यादा मेटाफर एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो उसको एक सिंगल मेटाफर बना देगा। दो मेटाफरों को जब हम एक दूसरे से बनाएंगे तो वो एक शक्तिशाली मेटाफर के रूप में उभर कर आएगा, जिसको आप एब्सोल्यूट मेटाफर कहेंगे, ठीक है? दूसरा है डेड मेटाफर। डेड मेटाफर का मतलब क्या होता है? दैट हैज़ बीन यूज्ड सो ऑफन, ऑफन, so often and that it has lost its figurative value and is taken literally, ठीक है? इसकी जो अपनी ये जो वैल्यू है, फिगरेटिव वैल्यू इसने लूज़ कर ली है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ द पोरोलॉजिकल मेटाफर एंड एंटी मेटाफर। डेड मेटाफर में क्या बोलेंगे, जिसने अपनी फिगरेटिव वैल्यूज़ को क्या कर दिया है, लॉस्ट कर दिया है, एंड टेकन लिटरली, यानी कि इसको लिटरली हम टेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हेड ऑफ ए डिपार्टमेंट, द आई ऑफ ए नीडल, की टू सक्सेस, दे आर द सम डेड मेटाफर्स, ठीक है? अब बात करते हैं मिक्स्ड मेटाफर। मिक्स्ड मेटाफर क्या है भाई? दीज आर द मेटाफर्स दैट हैव ऑलरेडी बिकम ए पार्ट ऑफ कल्चर और लैंग्वेज, जो कि मतलब ऑलरेडी पार्ट बन चुकी है किसका? कल्चर और लैंग्वेज का, ठीक है? या आप इसमें बोल सकते हैं बिकमिंग हार्ड टू डिस्टिंग्विश, दैट इज अ मेटाफर। अब क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो मेटाफर है वो जो है अलग हो चुका है, यानी कि वो एक पार्ट बन चुका है किसका? कल्चर और लैंग्वेज में। और क्या बन चुका है? बहुत ही हार्ड। क्या डिस्टिंग्विश, इसमें क्या डिस्टिंग्विशिंग हो रही है कि भाई अब ये जो है एक मेटाफर नहीं है तो इसको पहचाना नहीं जा रहा है, ये एक मिक्स्ड मेटाफर बन चुका है। Mixed metaphor means combines two or more inconsistent metaphors in a single expression, यानी कि जो दो मेटाफर हैं वो एक कंबाइन होंगे लेकिन उनका पता नहीं लगेगा कि भाई ये कौन सा मेटाफर था, ये कौन सा मेटाफर था, तो इसमें ये डिफरेंस बन जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं हम इम्प्लाइड मेटाफर, इम्प्लाइज करना किसी चीज़ पे, ठीक है? तो इम्प्लाइड मेटाफर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ मेटाफर इज यूज्ड बाय कंपेयरिंग डिफरेंट थिंग्स विदाउट डायरेक्टली मेंशनिंग देम, कि भाई इसमें क्या होगा? दिस टाइप ऑफ मेटाफर इज यूज्ड बाय कंपेयरिंग डिफरेंट थिंग्स। अब ये जो मेटाफर है वो तब यूज़ किया जाता है जब हम दो चीज़ों की, डिफरेंट थिंग्स की, अनरिलेटेड थिंग्स की हम कंपैरिजन कर रहे हो विदाउट डायरेक्टली मेंशनिंग देम। अगर हम उसे प्रत्यक्ष रूप से मतलब उनको मेंशन नहीं करते हैं लेकिन हम उनको कंपेयर कर रहे हैं तो उसको इम्प्लाइड मेटाफर कहेंगे। और रूट मेटाफर भी है, वो क्या है? दीज आर क्लिची मेटाफर्स और दोज ऑलरेडी ओवर यूज, जिसका मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर दिया गया है, ठीक है? फिर आएगा सस्टेन्ड मेटाफर, ऑफन लॉन्ग एज इट्स एक्सटेंड थ्रू आउट द टेक्स्ट, वन जो कि टेक्स्ट के थ्रू आउट मतलब एक्सटेंड होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? सस्टेन्ड मेटाफर। इनमें से मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो आपके डेड मेटाफर है, मिक्स्ड मेटाफर है, और इसके अलावा एक एक्सटेंडेड मेटाफर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके रहते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम आयरनी की। व्हाट डू यू मीन बाय आयरनी? किसी को आता है तो मुझे आप इसका लिटरल मीनिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना दीजिएगा। तो सिंपली मैं इसको पहले बता देता हूँ, आप वर्ड के ओरिजिनेशन लिखेंगे कि भाई ये वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो आप इसे लिख लीजिएगा, इसमें मैंने आपको ऐड नहीं किया है। आयरनी कहाँ से लिया गया? तो ये एक ग्रीक वर्ड, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इरोन। इरोन मतलब EIRON। क्या लिखना है? EIRON, ये आपने लिख देना है कि भाई ये जो है इरोन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिसेम्बलर या फिर डिसिमुलेटर। इट अब सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। आपने मीनिंग लिख लिया, अब डेफिनेशन कर लेते हैं। अ सिचुएशन इन विच देयर इज द कंट्रास्ट बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, यानी कि इनके बीच में एक दरार रहती है कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या थी और रियलिटी में क्या हो गया, कि मतलब जो चीज़ सोची है उसका बिल्कुल उल्टा क्या हो गया, उसे आयरनी कहते हैं हम, ठीक है?
यानी कि मोड ऑफ सेइंग वन थिंग, लेकिन अगर आप कोई चीज़ कह रहे हो तो उसका मीनिंग कुछ ऑपोजिट होता है। देयरबाय उसको जो है दोबारा से क्रिएट करके एक न्यू जो है उसका मीनिंग बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट समथिंग अपीयर्स टू मीन वर्सेस, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो उसे देखकर क्या लगता है तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इट्स लिटरल मीन, यानी कि कोई चीज़ आपको दिख रही है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। मतलब उसका मीनिंग थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। तो आयरनी इज़ एसोसिएटेड विद ट्रेजेडी और ह्यूमर, दोनों ही आयरनी किसके साथ एसोसिएटेड है तो ये आपने ज़रूर मेंशन करना है, ट्रेजेडी और ह्यूमर। The contrast is between what the character says, thinks, and does the true situation. Further, the character cannot see the understand the contrast, but the audience or reader can. ठीक है, ये 3 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि भाई इसमें आप लिख सकते हैं इट इज़ अ मोड ऑफ सेइंग वन थिंग मीनिंग इट्स ऑपोजिट एंड देयरफॉर क्रिएटिंग अ न्यू मीनिंग बाय द interaction of two. It is the most acceptable definition of irony, so you can write this on exams. ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके जो आगे टाइप्स रहते हैं कौन-कौन से हैं? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, रिवीजन भी साथ-साथ हम करते रहेंगे, ठीक है जी? वैसे तो आयरनी बहुत तरह की होती है, सिचुएशनल आयरनी होती है, वर्बल आयरनी होती है, विजुअल आयरनी होती है, आयरनी ऑफ वेटर होती है, रोमांटिक आयरनी होती है, सोक्रेटिक आयरनी होती है, ठीक है? तो बहुत तरह की होती है, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए है आपके लिए, इसमें से 4 जो ये तो डेफिनेशन होगी डेफिनेशन आयरनी की, इसमें से मैंने आपके लिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट ली है। फर्स्ट वन हम सिचुएशनल आयरनी की बात करते हैं। समथिंग हैपेंस दैट यू वी वुडंट एक्सपेक्ट टू हैपन, कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी, उसको हम क्या कौन सी बोलते हैं आयरनी, उसे हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। यानी कि आप लिख भी सकते हैं कि इट रेफर्स टू द कंट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज इंटेंडेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि मतलब क्या सोचा गया था, किस चीज़ की उम्मीद की गई थी लेकिन हुआ ही कुछ और हुआ। तो ठीक है, और इसमें क्या यूज़ हो सकता है, दिस काइंड ऑफ आयरनी कैन बी कॉमिक और ट्रेजिक, ये कॉमिक भी हो सकती है और ट्रेजिक भी हो सकती है, तो आपने ये इसमें डाल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे ऐड किया गया है कि अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा सिचुएशन आयरनी का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी में क्या बोलेंगे, ड्रामेटिक आयरनी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखनी है, ये आपको बुक्स में भी नहीं मिल सकती है। तो ड्रामेटिक आयरनी, द रीडर नोज समथिंग द करेक्टर डू नॉट, मतलब जो करेक्टर भी नहीं जानता है, करेक्टर अपने बारे में, वो जो है रीडर को पता लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। और वर्बल आयरनी में क्या है, व्हाट इज सेड इज डिफरेंट देन व्हाट इज मीन्ट, मतलब वो जो कुछ कहा गया है वो उसके मतलब से बिल्कुल अलग है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्बल आयरनी कहते हैं। ठीक है, मतलब व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट, कि मतलब उसका मतलब एक्चुअल में क्या है, क्या कहा गया है, ठीक है। मतलब इसके भी दो तरह, दो काइंड्स होते हैं, अगर आपने लिखना है तो लिख लीजिएगा। इसके टू काइंड्स कौन से हैं वर्बल आयरनी आयरनी के, वे है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस आयरनी, ठीक है। ये भी आपने इसमें ऐड कर देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं बात करूँ रोमांटिक आयरनी की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, वो भी आपने लिख देनी, कौन सी, रोमांटिक आयरनी, ROMANTICIRONY, ये जो टर्म है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, by the German writers of late 19th and early 19th century to design a technique of dramatic or narrative writing in which author tries to create an artistic illusion and breaks it down like an arbitrary creator. He delineates the characters and their actions by manipulating them. Byron has used romantic irony persistently in his popular poem Don Juan, in which he reveals himself as an inventor or creator, but often is at a loss for matter to sustain his plot. तो ये था रोमांटिक आयरनी, इसको आप लिखेंगे। रोमांटिक आयरनी से आपको सीधे ही शेक्सपियर जी की याद आएगी, तो हम शेक्सपियर भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आपने जो मैंने आपको बताया, तो इसमें आप पैराग्राफ लिख लेंगे रोमांटिक आयरनी के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयरनी के टाइप्स थे, इसे आपने लिख देना है। अब बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म, फिगरेटिव टर्म, जिसमें आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आज आपको इसको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। एलिट्रेशन क्या होता है, सोनेंस क्या होता है, कंसोनेंस क्या होता है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा थोड़ी-सी करने वाले हैं इस लास्ट के टॉपिक में, ठीक है जी? ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा-सा ही है। डेफ़िनेशन क्या कहती है? एसोनेंस की डेफ़िनेशन क्या कहती है? ये आपको सबको पता होनी चाहिए कि भाई एसोनेंस होता क्या है? एसोनेंस की डेफ़िनेशन क्या है? ठीक है? तो मैं आपको बता दूँ, जो एसोनेंस होता है,
उसमें क्या होता है, इट इज़ द रेपिटेशन ऑफ, रेपिटेशन मतलब रिपीट होना। क्या रिपीट होगा उसमें? वोवल साउंड। कहाँ पर? इन वर्ड्स, वर्ड्स में वोवल साउंड होगी, ठीक है? कैसी होगी? रिपीट फॉर्म में होगी, रिपीटिशन होगा किसका? वोवल साउंड का। दैट आर क्लोज और टू ईच अदर इन अ सेंटेंस, जो कि मतलब सेंटेंस में क्लोज होंगे, तो उसी में जो है वोवल साउंड होगी। यानी कि एसोनेंस रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स, वेयर एज नहीं, वेयर एज नहीं बोलेंगे आप, इसमें सिंपली यहाँ पे वोवल साउंड लिखेंगे इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन अ सेंटेंस और फ्रेज। ये आपने इसकी वैलिड डेफिनेशन जो कि एग्जाम्स में आपने लिखनी है। और दूसरी जो बात आप इसमें लिखेंगे एसोनेंस में, वो लिखेंगे द रिपीटिशन क्रिएटेड बाय एसोनेंस एनहांसेस योर राइटिंग विद रिदम मोड एम्फेसिस। अब रिपीटिशन होगी वोवल साउंड की, तो आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, रिदम बढ़ेगी, मोड बढ़ेगा, एम्फेसाइज आप पॉइंट पे ज़्यादा करेंगे, ठीक है? ये आपने इसमें बात याद रखनी है, ठीक है? और थर्ड बोलेंगे आप एसोनेंस और वोवल रिदम, जिसको आप अब जो वोवल रिदम भी कह सकते हैं, कि मतलब जो वोवल है जो कि रिदम को भी इंक्रीज करेगा, वोवल साउंड के साथ रिदम में भी आपके चेंजेस आएंगे, तो वोवल रिदम भी इसको कह सकते हैं। इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड्स अक्रॉस ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द वोवल साउंड हो गया अक्रॉस द लाइन। द वर्ड्स हैव टू बी नियर इनफ टू ईच अदर दैट आर द सिमिलर। यही बात है ऊपर की, मतलब कि भाई वर्ड सिमिलर होने चाहिए आपस में, मतलब उसमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटिशन होगा सेम वोवल साउंड्स का एट द बिगिनिंग, एट द मिड और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस और फ्रेज, ठीक है? और इसमें आप याद रखेंगे, एग्जाम्स में पिछली बार पूछा भी गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वोवल राइम। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? एसोनेंस इज आल्सो नोन एज द वोवल राइम। तो ये आपने जरूर नोट कर देना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, तो आपने इसे नोट कर देना है, ठीक है? और बात करते हैं हम एसोनेंस और कॉन्सोनेंस में बात क्या है, और एलिट्रेशन भी मैं आपको बताऊंगा एलिट्रेशन क्या होता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे उसे सिंपली क्लिक कर दीजिए, या फिर एंड स्क्रीन में भी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी। एसोनेंस मीन्स, एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड, ये बोल दिया हमने। फॉर एग्जांपल, शी सेल्स सेल्स बाय द सी शोर। शी, शी का मतलब आ गया ई, वोवल साउंड आ रही है शी, ठीक है? सेल, सेल, मतलब आप इसे प्रोनाउंसिएशन करके खुद पता लगा सकते हैं। कंटेन्स द रिपीटेशन ऑफ ई, यानी कि इसमें ई की रिपीटेशन हो रही है, एस एच ई भी वोवल आ गया, एस ई डब्ल्यू एल एस में भी ई आ गया, सी शेल्स में भी ई आ गया, ठीक है? तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई ई की रिपीटेशन हो रही है एंड लॉन्ग ई साउंड्स आ रही है, तो दैट इज एसोनेंस, कि भाई इसमें जो है आपके पास वोवल साउंड ई आ रही है। सो इट इज द ओल्ड स्लोगन फॉर हुअर कवर क्लीनर, इट्स बीट्स एज इट स्वीप्स एज इट्स क्लीन्स। मतलब ये आपने लिख देना है कि भाई एसोनेंस में, कि भाई एक बहुत ही बड़ा स्लोगन भी है जो ये चीज़ है। There is no actual rhyme there in the English sense, but there is the repetition of vowel sound, यानी कि इसमें हमने बोल दिया vowel sound की repetition। अब consonants होता है the repetition of consonant sound, जैसे आपके पास ए बी सी डी सी ए बी, ए तो नहीं आ गया क्योंकि ये vowel हो गया, बी सी डी, ये मतलब जितने भी आपके ए ई आई यू को छोड़कर बचेंगे तो वो आपके पास कॉन्सोनेंट होंगे। अब क्या होगा, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन होगी, बट द थिंग इज दैट कि कहाँ पर हो गया, स्पेशली एट द एंड ऑफ स्ट्रेस्ड साइलेबल। अब एंड में कोई वर्ड लिखा है वो एक साइलेबल बनेगा, यानी कि दो साउंड से मिलकर वो बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा जोर जा रहा है, ठीक है? एन एग्जाम्पल इसका क्या है, वुड बी रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ ए कॉन्सोनेंट पैटर्न स्पेशली एट द एंड्स ऑफ वर्ड्स एज अ ब्लैंक एंड थिंक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंग, ठीक है? तो इस प्रकार से कुछ कॉन्सोनेंट साउंड आएगी तो उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। और एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन रेफर्स टू द, क्या बोलेंगे, अ स्पेशल केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स। एलिट्रेशन क्या है? एक स्पेशल केस ऑफ कॉन्सोनेंट्स का, सिंस इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेस साइलेबल। इसे हम सिर्फ तभी रिस्ट्रिक्ट करेंगे एलिट्रेशन को जब भी और बिगिनिंग होगी वर्ड्स की, या फिर आप स्ट्रेस साइलेबल की बात करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास एलिट्रेशन कभी भी नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा? कॉन्सोनेंट्स। चाहे वो एलिट्रेशन का ही केस क्यों ना हो, क्योंकि सिर्फ वो स्ट्रेस साइलेबल में नहीं होने चाहिए, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, किस कैटेगरी में? तो वो आपके पास कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, चार फिगरेटिव जो टर्म्स है, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवा दी हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना ही इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का और जो टॉपिक है
चाहे वो आपका यूजीसी नेट है, चाहे फिर आपके पास सेट है, चाहे फिर आपके पास कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, कॉलेज लेवल के हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स के हैं, एचपीयू के हैं, पीयू के, जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम।